हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 बल तथा गति के नियम। ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक नोट्स बनाया है बहुत ही अच्छा, उसी नोट्स से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बल भाई, कि बल क्या होता है। तो देखिए लिखा है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु रुकी रहती है तो उसे विरामावस्था कहते हैं, तथा गति की अवस्था, गति की अवस्था का मतलब जब कोई वस्तु चल रही है तो उसे गति की अवस्था हम कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था तथा गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बल है, मान लीजिए कि कोई वस्तु जा रही है तो बल के कारण हम किसी वस्तु को रोक सकते हैं, या कोई वस्तु रुकी हुई है तो बल के कारण हम उस वस्तु को धक्का देकर क्या करते हैं, गति की अवस्था में ला सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल। ठीक। अब उसके बाद यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं या उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, बल के कारण किसी वस्तु को तेज या धीमा किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे कि बल के कारण किसी वस्तु को हम लोग तेज या तो धीमा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। तो जो बल है वो किसी वस्तु की गति की दिशा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। कैसे बदल सकता है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल पर ठोकर मारकर फुटबॉल की गति की दिशा बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है, पता है आप लोगों को। तीसरा क्या है, बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है। मतलब बल के प्रयोग द्वारा हम किसी वस्तु के आकार या तो आकृति को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रबड़ की गेंद को हाथ में दबाने पर उसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित तथा असंतुलित बल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संतुलित बल क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उसका परिणामी बल शून्य होता है। तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं, ये परिभाषा है। या तो दूसरा परिभाषा ये भी है, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिमाणी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब परिणामी बल, कहने का मतलब उस पे जो पूरा बल लगाया जाता है। मान लीजिए एक वस्तु है, ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक वस्तु ये है। ठीक। अब मान लीजिए इधर से कोई व्यक्ति इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर भी कोई वस्तु, इधर से कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है। तो जब इधर से कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाएगा, इधर से भी कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाएगा, तो क्या ये वस्तु इधर या उधर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ बल तो समान लग रहा है ना। तो उसका जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। परिणामी बल का मतलब जो उस पे टोटल बल कार्य कर रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को हम कहते हैं संतुलित बल। अब असंतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये पिन बॉक्स है। अब मान लीजिए कि इस पर एक व्यक्ति है, वो 4 न्यूटन का बल लगा रहा है। फिर मान लीजिए कि इधर से कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो जो वस्तु है इधर विस्थापित होगी ज्यादा बल की तरफ ना, तो इधर विस्थापित होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल, क्योंकि यहाँ पर बल दोनों का क्या है, समान नहीं है। तो वही है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है ना। तो परिणामी बल कैसे निकालते हैं, 5 न्यूटन में से 4 न्यूटन को घटा देंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी बक्से पर दो बल विपरीत दिशा में लगने पर बक्सा किसी ओर खिसकने लगे तो इस स्थिति में बक्से पर लगे बल क्या होते हैं, असंतुलित बल होते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट ये आता है कि असंतुलित बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसकी गति में की दिशा में कहा जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि
वस्तु की चाल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, संतुलित बल के द्वारा कि असंतुलित बल के द्वारा? तो कौन से? असंतुलित बल के द्वारा। वस्तु की चाल में और वस्तु की गति में, वस्तु की चाल और गति में क्या होता है परिवर्तन, किसके द्वारा? असंतुलित बल के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा हो? असंतुलित बल। ठीक है, अब हम आते हैं कि भैया घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल क्या होता है, देखिए यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। कहने का मतलब घर्षण बल वह बल है जो कोई वस्तु के गति के विपरीत कार्य करेगा, मतलब जिस तरफ वो वस्तु गति करेगा उसके विपरीत वो बल लगाकर उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल है, जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है। मतलब जब हम चलते हैं तो घर्षण बल कहाँ करता है, जमीन की तरफ काम करता है ना, धरती और हमारे चप्पल के बीच में। देखिए दूसरा है, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। कौन बल? घर्षण बल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़िए चलिए। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। अब प्रथम नियम हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु गति कर रहा है ना, तो वो चाहेगा कि हम गति ही करें। अगर कोई वस्तु रुका है तो वो चाहेगा कि हम रुका ही रहें जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल मतलब दूसरा बल न लगाया जाए। ठीक है, यही है न्यूटन का पहला नियम। इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। न्यूटन के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का भी नियम पूछे कहते हैं। तो अगर कोई पूछ दिया कि भैया गैलीलियो का नियम क्या होता है, तो न्यूटन का पहला नियम। दूसरा पॉइंट है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब कोई पूछेगा जड़त्व का नियम क्या है, तो न्यूटन का पहला नियम बताएंगे। अगर कोई पूछ दिया कि ये जड़त्व क्या होता है, ठीक है, अगर क्या पूछ दिया कोई आपका कि जड़त्व क्या होता है, तो आप इसे भी बता सकते हो। ठीक है, ये भी जड़त्व ही है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए हम लोग आते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम पर, कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु पर जो बल लगता है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है उसके द्रव्यमान मतलब m तथा त्वरण के। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है, देखिए समानुपाती का सबसे पहले मतलब समझिए। समानुपाती का मतलब ये है कि आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पत्थर है तो उसका द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हमको उसको उठाना होगा तो उठाने में तो बहुत ज्यादा बल लगेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब देखिए द्रव्यमान बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ा। वही अगर हम कोई छोटा सा पत्थर ले लें जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो तो उसमें उसको उठाने में बल भी तो कम लगेगा। कहने का मतलब ये घटा तो ये भी घट गया और ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। ठीक है, तो जो हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही चीज होती है। तो जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे एक नियतांक आता है जिसे हम लोग कहते हैं k, और k का मान जो होता है, ठीक है, वो होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो यह बराबर आएगा m इंटू ए। ठीक है, ये है न्यूटन का दूसरा नियम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है,
तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, जिससे हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें पॉइंट देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब देखिए क्रिया बल क्या होती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसे क्रिया बल कहते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसे क्रिया बल, और जब कोई वस्तु हमारे ऊपर बल लगाएगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है गति के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण। अब हम गति के प्रथम नियम को थोड़ा समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। मैंने बताया कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसे भी आप जड़त्व कह सकते हो, या तो ये मैंने यहाँ पे एक और परिभाषा उसका लिखा है, लेकिन कहने का मतलब वही होगा। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था तथा स्थिर अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। अब जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया जड़त्व होते हैं दो प्रकार के। पहला विरामा का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो विरामा का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रुकी हुई है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब सही बात है, अगर कोई वस्तु मान लीजिए खड़ी है आपके घर, मान लीजिए कोई बाइक खड़ी है, तो क्या अपने आप चलने लगेगी? नहीं ना, आप उसे बल लगाओगे तभी तो चलेगा। तो वही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा है गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु जा रही है तो वह जाती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप बाइक चला रहे हो, क्या अपने आप बाइक रुक जाएगी? नहीं, आप ब्रेक मारोगे तभी तो रुकेगा। ठीक है, वस्तुओं के जड़त्व के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं। तो अब हम जड़त्व के उदाहरण समझेंगे क्या क्या है। जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व। और ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूटन के प्रथम नियम के। ठीक है, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं आपके, ये सब न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित हैं, जिसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। ठीक, अब देखिए दूसरा है संवेग, कि भैया संवेग क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को दर्शाते हैं p से, द्रव्यमान को m से, वेग को v से। इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध हम न्यूटन के दूसरे नियम से सिद्ध करते हैं। जैसे कैसे? देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये भी न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, इसे भी कह सकते हो आप। तो F प्रोपोर्शनल डेल्टा P का होता है संवेग में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, ये आगे आपको काम देगा। डेल्टा P संवेग में होता है परिवर्तन। अगर हमको संवेग में परिवर्तन को दिखाना है तो हम किसको अगर हमको संवेग में परिवर्तन दिखाना है तो हम किससे दिखाएंगे? डेल्टा P से। ठीक है, और जो समय अंतराल होगा उसको डेल्टा T से। ठीक है, डेल्टा T का मतलब जो कुछ छोटा समय नहीं होता उसे हम कहते हैं। तो यह बराबर, जब ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं k, जिसका मान होता है 1। तो जब इसका मान रखेंगे 1 तो आएगा डेल्टा P बटे के डेल्टा T। यही संबंध है संवेग परिवर्तन एवं बल में। ठीक है, अब दूसरा है गति के द्वितीय नियम का उदाहरण। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि उससे घाव न लग जाए। आप पता है कि भाई, अगर हम
हाथ पीछे नहीं लाते हैं तो हमको क्या लगता है, चोट लग सकता है, इसीलिए हम हाथ को क्या लाते हैं, पीछे लाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि गति के द्वितीय नियम का उदाहरण, तृतीय नियम का, सॉरी, गति के तृतीय नियम का उदाहरण। देखिए, ये जितने भी नियम लिखे गए हैं, ठीक है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, इन सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इन सब पे मैं क्या कर दूंगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आता, पूछेगा कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वालों को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तब बस आपको सिंपल बता देना है कि तृतीय नियम पर। ठीक, अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम समझने से पहले हम लोग समझते हैं संवेग, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग, P बराबर mv। ठीक है, देखिए संवेग संरक्षण, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, मतलब दो या दो से अधिक वस्तु है, उनके निकाय पर, मतलब उन पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, मतलब उस वस्तु, मतलब दोनों वस्तु पर कोई बल कार्य न करे, तो निकाय का संपूर्ण संवेग का रहता है, नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है। इसे ही संवेग संरक्षण का क्या कहते हैं, सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि यदि दो या दो से अधिक कोई वस्तु है, अगर उस पे कोई बाह्य बल लग रहा है, ठीक है, तो उसका जो निकाय का संपूर्ण संवेग होता है, मतलब उसका जो संवेग होता है वो बदलता नहीं है, मतलब नियत रहता है। ठीक है, इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि दो पिंड है M1 और M2, द्रव्यमान मतलब, ठीक है, माना दो थे द्रव्यमान है, जिनका नाम हम देते हैं M1 और M2, और ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, छोटा है, और उनमें होती है टक्कर। क्या होती है, टक्कर, यहाँ पर टक्कर हुई और यहाँ पर उनका वेग बदल गया। टक्कर से पहले देखिए उनका जो वेग था U1 था, और दूसरी का क्या था, U2 था। टक्कर के बाद उनका वेग V1 था, और क्या होगा इसका, V2। ठीक है, तो जब टक्कर हो रहा है तो कुछ समय के लिए हो रहा है, तो कुछ समय को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा टी से। ठीक है, तो जब टक्कर होगा तो जो पहला वस्तु दूसरी पर बल लगाता है उसे कहते हैं F12, और जब दूसरा वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाता है उसे कहते हैं F21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि माना M1 या M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर U1 तथा U2 वेग से चल रहे हैं, तो पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन, मैंने बताया था कि संवेग में परिवर्तन किससे दिखाते हैं, डेल्टा पी से। तो यहाँ पर दो है तो इसलिए होगा डेल्टा P1। ठीक है, क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 U1। ये कैसे होगा संवेग में परिवर्तन, देखिए जब टकराने के बाद यहाँ पर ये आएगा तो जो उसका संवेग होगा, ठीक है ना, इसका जो संवेग होगा वो होगा M1 U1 और M1 V1। ठीक है, तो यही था, यहाँ पर देखिए परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं ना, ये दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1। ऐसे ही दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए M2 V2 माइनस का M2 U2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, F12। F12 का मतलब क्या हुआ कि पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया जो बल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डेल्टा P1 बटे के डेल्टा P, मतलब संवेग में परिवर्तन और जो कुछ समय के लिए उसमें टक्कर हुई थी, ठीक है, बटे के समय अंतराल। फिर F21 बराबर का होगा डेल्टा P2 बटे के डेल्टा T, मतलब संवेग में परिवर्तन बटे के समय अंतराल। अब देखिए डेल्टा P1 का मान हमको पता था, यहाँ पर देखिए डेल्टा P1 का मान यही है ना, तो हम जहाँ P1 है वहां पर ये रख देंगे और डेल्टा T की जगह T। फिर देखिए डेल्टा P2 का मान हमको यहाँ से पता था, यहाँ से, ठीक है ना, तो P2 की जगह डेल्टा P2 की जगह हम ये रख देंगे और T की जगह T पहले ही से है। अब हम लोग जानते हैं किंतु न्यूटन के गति के तृतीय नियम, फिर न्यूटन के गति का तीसरा नियम हमको पता है। तो जो दोनों बल है F12
वो बराबर होगा F21 के। अब बराबर होगा तो यहाँ पर माइनस काहे लग रहा है, क्योंकि ये बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया का बल है, इसलिए विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया है, माइनस एक बल हो गया है। तो देखिए F12 का मान हमको पता है, यहाँ पर रखेंगे। F21 का मान भी हमको पता है, जिसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों मान आपको दिए गए हैं, F12 का मान ये है, ये F21 का मान है। ठीक है, रखने के बाद इसको सेम उसी तरीके देखिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो जाएगा पहली बात। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, तो ये खाली ऊपर वाला बच जाएगा, जिसको हम लिखेंगे। फिर जब इस माइनस को हम लोग अंदर करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो ये किस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब लोग हम क्या करेंगे, देखिए इतना M1 U1 पहले से इसको रहने दीजिए। इधर से हम क्या करते हैं, M2 U2 को लाते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये पहले ही से था, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इधर देखिए माइनस का, देखिए इधर M1 V1 है ना, ई प्लस का है, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का M2 V2 पहले ही से है। ठीक, अब हम इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, और माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सेम ये M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 बटे के M2 V2। यही है संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।